हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स फ्यूचर। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के जो रेवेन्यू होते हैं उनके बारे में, जैसे कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, और इन तीनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी या क्या कनेक्शन होता है वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, अलग अलग तरीके के इलास्टिसिटी क्या होते हैं उसको। इसका न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में डालूंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास में वो नोटिफिकेशन आ जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू को समझने से कि आखिर रेवेन्यू हम लोग कहते किसको हैं। तो मनी जो प्रोड्यूस होता है किसी एक नॉर्मल बिजनेस को कैरी आउट करने के वजह से, उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं, जिसको कि अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सेल प्राइस को हमारे नंबर ऑफ आइटम सोल्ड से, यानी कि जितने अभी क्वांटिटी को हम लोग सेल किए हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्राइस से, तो हमारे पास में रेवेन्यू आ जाएगा। If the total sum of money from which other costs and expenses are subtracted called as the net income। अगर हमारे टोटल जो सम हमारा आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, इसमें से अगर हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हम लोग कहाँ आ जाते हैं, नेट इनकम पे आ जाते हैं। अब एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू कुड बी डिवाइडेड इनटू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि जो हम लोग बिजनेस को जो हम लोग का मेन बिजनेस है उसको कैरी आउट करने के वजह से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और वैसे रेवेन्यू जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं करने की वजह से भी आ जा रहा है, जैसे कि मैंने डिप्रिशिएशन के लिए पैसा रखा हुआ था सेट असाइड कर करके, प्रोविजन के लिए पैसा रखा हुआ था सेट असाइड करने के लिए, या फिर किसी तरीके का पैसा मैंने अपने बिजनेस में से बचा करके रखा हुआ था अपने लिए, लेकिन मैंने फिलहाल उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसे बैंक में पड़े रहेगा पैसा तो उसका कुछ प्रॉफिट होने नहीं जा रहा। लेकिन अगर उसको वही मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, जैसे कि उसको मैं एफडी में इन्वेस्ट कर दूं या आरडी में इन्वेस्ट कर दूं या किसी और बिजनेस में ही उस पैसे को लगा दूं, तो उससे अगर किसी तरीके का मुझे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या उससे किसी तरीके का इनकम जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि उसको अर्न करने के लिए मैंने किसी तरीके का एक्टिविटी जो है वो नहीं किया है। कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू, फार्मूला जो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारा सिंपल भी हो सकता है और हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के ऊपर। अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, if you want to calculate product sales, then average price of the goods at which they are sold should be multiplied by the number of items sold. For a company that provides services to its customer, the revenue will be calculated by the multiplying the value of service by the number of customer। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे पढ़ा कि क्वांटिटी इंटू हम लोग प्राइस करेंगे तो हम लोगों के पास में रेवेन्यू आ जाएगा, यानी कि प्राइस ऑफ गुड यानी कि और नंबर ऑफ आइटम सोल्ड अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास में रेवेन्यू आ जाएगा। ये हम लोगों का किसके लिए है, गुड्स के लिए। अगर वही हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक सर्विस प्रोवाइड करने का हमारा प्राइस क्या है और कितने नंबर्स ऑफ कस्टमर्स को हम लोगों ने वो सर्विस प्रोवाइड किया है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का नंबर ऑफ यहाँ पे हम लोगों का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा हम लोगों का सर्विस प्रोवाइड करने के केस में। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू जो है वो सिंपल वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं इज द अमाउंट ऑफ द फर्म रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ आउटपुट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Dooley। The revenue of a firm is the sales receipt or income in a firm। Revenue is of 3 types। अब यहाँ पे है कि रेवेन्यू को अगर हम लोग सिंपल वर्ड में कहें तो एक फर्म जो भी रिसीव करता है अपने सेल करने से अपने आउटपुट को, उसको हम लोग रेवेन्यू कह सकते हैं। जो भी पैसे आ रहा है बेच करके, एक सपोज कि जो दुकानदार है जितना भी दिन भर का उसका सेल हुआ है, मतलब जितना भी आइटम का वो पैसा, जितना भी वो पैसा बेच करके दिन भर अपने वो ड्रॉवर में रखा, वो उसका रेवेन्यू है। उसमें से उसको कॉस्ट भी अभी माइनस नहीं किया, उसमें से अपने स्टाफ्स का सैलरी भी माइनस नहीं किया, लेकिन जस्ट उसने जितने भी पैसे अपने ड्रॉवर में रखे वो टोटली के टोटली क्या है, उसके रेवेन्यू है। द रेवेन्यू ऑफ फर्म इज इट्स सेल रिसीप्ट। बेसिकली उसका क्या है, जो भी सेल्स उसको रिसीप्ट हो रहा है वो उसका रेवेन्यू हो जाता है, या फिर उसको उसका इनकम कह सकते हैं। एक फर्म का रेवेन्यू जो है वो 3 तरीके का होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हम लोग कहेंगे
कि जितना भी हमने सेल किया है दिन भर में, सेल से जो भी पैसे आए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। यानी कि जितना भी क्वांटिटी सेल किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया पी से, तो वो मेरा क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। एवरेज रेवेन्यू, अब नाम जैसे कि सजेस्ट कर रहा है कि एवरेज यानी कि लगभग लगभग कितना, औसतन कितना जा रहा है। एज द नेम सजेस्टेड इन द रेवेन्यू दैट द फर्म्स अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। अब अलग अलग तरीके का रेवेन्यूज़ जो है वो अलग अलग प्राइसेस जो है वो हम लोग लगा रखे होंगे अलग अलग आइटम्स पे, लेकिन उसमें से एवरेज अगर हमको पता करना हो, वी कैन गेट द एवरेज रेवेन्यू व्हेन वी डिवाइड द टोटल रेवेन्यू विद द नंबर ऑफ आइटम और यूनिट सोल्ड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, टोटल रेवेन्यू बाय क्यू। जितना भी क्वांटिटी हम लोगों ने सेल किया है वो मेरा क्या आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रेवेन्यू से, हम लोग का क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी को हम लोग सेल कर देंगे तो हम लोगों का एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो अब मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से मेरे पास में जो भी पैसे अर्न हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत बार आप लोगों ने सब मार्जिनल को पढ़ा होगा। मार्जिनल मतलब क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो भी पैसे आ रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो पैसे होता है आ रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू या फिर मार्जिनल कॉस्ट। The marginal cost is the amount of money that receives from the sales of an additional unit। जब भी आप ये additional word सुने, यानी कि यहाँ पे किसका बात कर रहा है, marginal revenue का बात कर रहा है। In the other words, it is the additional revenue that the firm receives when the additional unit is sold। एडिशनल रेवेन्यू हम लोगों को अर्न होगा या फिर फर्म को अर्न होगा जब भी वो एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो सेल करेगा। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि आपने जितना भी फिफ्थ यूनिट सोल्ड करने पे आपको जो मिला है वो टोटल रेवेन्यू आपका TRN यानी कि 5 - 1 यानी कि फोर्थ यूनिट सेल करने पे आया होगा। दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। या फिर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा TR बाय डेल्टा Q। डेल्टा यानी कि डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रिलेशनशिप क्या होता है एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में। यहाँ पे हम लोग ग्राफ की मदद से भी इसको और आगे डीपली समझेंगे। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं ऐसे ही थ्योरी वाइज में कि आखिर होता क्या है, उसके बाद में हम लोग उसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। ग्राफ जो है वो आपके माइंड, ग्राफ के थ्रू उसको अपने माइंड में आप रखने की कोशिश कीजिएगा। ग्राफ वाला जो है वो हमारे दिमाग में बहुत आसानी से रह जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ को भी इंक्लूड किया हुआ है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। In order to understand the basic concept of revenue, it is also important to pay attention to the relationship between the TR, AR and MR. When the first item या फिर first unit is sold, TR, AR and MR are equal। जब हम लोग किसी भी सेल को हम लोग जनरेट कर रहे हो तो उसका तो जो सबसे पहला यूनिट जो बिक रहा होता है वहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तीनों ही इक्वल होते हैं। देयरफॉर ऑल थ्री कर्व्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट फर्दर एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव द TR कर्व स्लोप्स अपवर्ड। जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे तीनों जो है वो सेम पॉइंट से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रहते हैं और जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहता है तब तक TR कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप कर रहा होता है, ठीक है। हाउएवर इफ MR इज फॉलिंग इन with the increasing in the quantity of sale, then the TR curves will gain height at a decreasing rate. Where the MR curve touches the x-axis, the TR curve touches its maximum height। अब सपोज कीजिए मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रहा है। हम मार्जिनल रेवेन्यू का तो आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता है फिर वो क्या होता है कि नेगेटिव भी होने लगता है। पॉजिटिव जा रहा है उसके बाद में उसको नेगेटिव होना ही होना, ठीक है। अब वो रेवेन्यू जब तक वो पॉजिटिव मतलब कि बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तब तक तो टोटल रेवेन्यू भी जो आपका है वो बढ़ते रहेगा। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन उतने स्पीड से नहीं, डिक्रीजिंग स्पीड से बढ़ रहा है। यानी कि बढ़ रहा है लेकिन जितना यहाँ पे स्पीड था उतना स्पीड जो है वो आगे में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से स्लोप जो है वो लेटा हुआ सा बनने लग जाएगा। और जब मार्जिनल रेवेन्यू जो है बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच कर देता है वहाँ पे हम लोगों का टोटल रेवेन्यू जो है वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।
Further, if MR curves goes below the x-axis, the total revenue starts sloping downward. In any change in the average revenue causes a much bigger changes in the marginal revenue. Therefore, if average revenue curves has a negative slope, then MR curve has a greater slope and lies below it. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एम आर कर्व जो है वो हम लोगों का अगर एक्स एक्सिस के नीचे जाने लग जाता है तो हम लोगों का टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करने लग जाता है. ये तो एम आर और टी आर के बीच का रिलेशन हो गया. अब ए आर हम लोग एम आर के बीच में पढ़ते हैं. अगर हम लोगों का किसी भी तरीके का चेंज होता है ए आर में तो इसके कारण से हमारा एम आर में जो है उससे ज़्यादा स्पीड से जो है वो चेंज देखने को मिलता है. इफ़ ए आर हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, अगर ए आर का नेगेटिव स्लोप जा रहा है तो एम आर कर्व का जो है वो उससे ज़्यादा बड़ा नेगेटिव स्लोप होगा, जिसके कारण जो है वो हमारा एम आर जो है वो ए आर कर्व के हमेशा नीचे रहता है. सिमिलरली, इफ़ द ए आर कर्व्स हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप देन द एम आर curve again has a greater slope and it slides above it. If the AR curve is parallel to x-axis, then the MR curve coincide with it. Since जैसे कि यहाँ पे था कि अगर AR कर्व जो है वो अगर निगेटिव जा रहा है तो MR उससे भी नीचे रहेगा. अगर AR कर्व अगर हमारा पॉजिटिव जा रहा है तो MR कर्व पॉजिटिव में भी उससे अबव जो है वो लाई करेगा. अगर AR कर्व जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के तब हमारा एम आर कर्व जो है वो भी क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा उसी के बीच में. यानी कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे बात कर रहा है कि जैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोगों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका. यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे है हम लोगों का ए आर कर्व और एम आर कर्व जो है वो सेम है. यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है वो मेरा कांस्टेंट आ रहा है तो इसके वजह से मेरा एम आर कर्व भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा. यानी कि एक्सेसिस के जो है वो पैरेलल मेरा क्या है, ए आर और एम आर दोनों चल रहा है. जब ए आर कर्व हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो एम आर कर्व जो है वो इसी में इंक्लूडेड रहता है. और इस तरीके का सिचुएशन हम लोग कहाँ देखे होंगे, कहाँ पे हम लोग इस तरीके का देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के केस में हम लोग ये वाला कर्व देखते हैं. फिर एक हमारा होता है इस तरीके का. यहाँ पे देखिए कि ए आर कर्व जो है वो हम लोगों का डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना. तो ए आर कर्व जब नेगेटिव रहेगा तो अभी हम लोग पढ़ के आए कि अगर ए आर कर्व डाउनवर्ड है तो एम आर कर्व इससे भी ज़्यादा जो है वो डाउनवर्ड रहेगा. यानी कि इससे भी ज़्यादा इस पर एक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा और एम आर कर्व जो है वो हमेशा ए आर कर्व के नीचे हम लोगों को देखने को मिलेगा. देखिए यहाँ पे स्टार्ट ए आर कर्व और एम आर कर्व का दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे बस फॉल का फ़र्क होता है. ठीक है, अगर इसको हम लोग पढ़े तो इसी चीज़ को यहाँ पे जो है वो लिखा गया है कि इफ़ इन द लेफ्ट हैंड यू कैन सी ए आर हैज़ द कॉन्स्टेंट वैल्यू डी डैश. अगर ए आर का कॉन्स्टेंट वैल्यू है डी डैश, देयरफॉर ए आर कर्व जो है वो डी से स्टार्ट होता है और पहले चला जाता है एक्स एक्सिस के. सिंस ए आर इज कॉन्स्टेंट एम आर विल बी इक्वल टू ए आर. द टू कर्व्स कोइंसाइड विथ ईच अदर. इन द राइट हैंड हाफ अगर इसका हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारा ए आर कर्व जो है वो डी पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक स्ट्रेट लाइन का जो है वो नेगेटिव स्लोप बना करके चल रहा होता है. इसका बेसिकली मीन क्या होता है कि दिस बेसिकली मीन्स दैट द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीजेज द प्राइस पर यूनिट फॉल्स एज स्टडी रेट. यानी कि जैसे कि नंबर ऑफ गुड्स जो सोल्ड्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, द प्राइस पर यूनिट फॉल्स एट अ स्टडी रेट. यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो सोल्ड कर रहे हैं तो उतना ही उसका प्राइस पर यूनिट जो है वो मेरा क्या कर रहा है, गिर रहा है और एक स्टडी रेट से गिर रहा है. इसीलिए ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हम लोगों का कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो नेगेटिव बना करके आ रहा है. हाउएवर similarly, MR curves also start from D point and as is a straight line as well. However, it is the locus of all points which bisect the perpendicular distance between the AR curve and the y axis in the figure above. FM is equal to MA. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि MR कर्व जो है वो भी हमारा क्या है कि पॉइंट D से ही स्टार्ट होता है एंड ये भी क्या है एक हमारा स्ट्रेट लाइन है. इट इज़ अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच बाइसेक्ट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए आर एंड डिस्टेंस बिटवीन ए आर कर्व एंड द वाई एक्सिस.
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक पैरेलल लाइन जो है वो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे एक पैरेलल लाइन है, और एक लाइन जो है हमारा एक एक्सिस वाला हो गया, दूसरा हमारा लाइन क्या हो जाएगा कि ये हमारा लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि ये जैसे ये फॉल कर रहा है, एआर कर्व जहाँ से भी इसको कट करेगा ना, मतलब कि यहाँ पे अगर इसका पैरेलल लाइन अगर कुछ भी है तो एआर कर्व जहाँ पे कट करेगा किसी भी एक पैरेलल लाइन को एक्स एक्सिस के, तो एमआर कर्व का नेचर क्या है कि ये इसके बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में उसको जो है वो कट करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये वाला जो है वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोगों का बाकी मार्केट में हम लोग इस तरीके का जो कर्व जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि चाहे वो मोनोपोली हो चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो, तो बाकी में हम लोगों को ये वाला कर्व जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे ये परफेक्ट कंपटीशन का है, ये अदर कॉम्पिटिशन्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर ये मेरा पहला वाला ग्राफ को ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का एक ग्राफ है जो हम लोगों को नीचे से शुरू हो रहा है बिल्कुल जीरो से, और इस तरीके से ये अपने टॉप पे गया और टॉप से जाकर के ये नीचे की ओर में आ गया है। और हम लोगों का एआर कर्व और एमआर कर्व जो है वो इसी तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे एमआर कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों का टोटल रेवेन्यू जो है वो अपने पीक पे है, और इसके बाद में जैसे ही एमआर कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है यानी कि नेगेटिव में जा रहा है, इसके बाद से हम लोगों का टोटल रेवेन्यू भी जो है यहाँ से हम लोगों का डाउनवर्ड फॉल होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे डी इज इक्वल टू हम लोगों का ए आर होता, ठीक है ना, यानी कि डिमांड इज इक्वल टू ए आर। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है वो सेम रहता है, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जो बाकी जो मार्केट्स होते हैं उसमें भी, और हम लोगों का जो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट होता है उसमें भी डी आर इज इक्वल टू ए आर ही होता, ठीक है। अब अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन का बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या कि टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारा कंटिन्यूअसली जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और हम लोगों का ए आर और एम आर जो है वो हम लोगों का क्या है कि इस तरीके से परपेंडिकुलर रहता है एक्स एक्सिस के। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इलास्टिसिटी का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इलास्टिसिटी जो है वो किस किस केस में कितना कितना रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम है यानी कि जहाँ पे हम लोगों का डिमांड कर्व जो है वो हमारे प्राइस पॉइंट को जो है वो मीट कर देता है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है। और यहाँ पे हम लोगों का इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 रहता है, और इसके नीचे यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे का जो एरिया होता है यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होता है, और इस पॉइंट के ऊपर जो होता है यहाँ पे हमारा हम लोगों का इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का ये यूनिट इलास्टिक है, यहाँ पे ये मेरा मतलब कि इन इलास्टिक कह सकते हैं इसको हम लोग, इसको इन इलास्टिक है, और यहाँ पे ये मेरा इधर क्या है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये मेरा क्या है इलास्टिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी को। अब इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ अ वेरिएबल सेंसिटिविटी टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज होगा, इसके मेजरमेंट को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली इन दिस सेंसिटिविटी इन द चेंज in the quantity demanded related to change in the other factors such as the price. In the business and the economics, price elasticity refers to the degree to which individuals, consumers or producers changes their demand or amount supplied in the response to the change in income changes. It is the predominantly used to assess the change in the consumer demand as a result of a change in goods and service. तो इलास्टिसिटी का अगर हम लोग समझे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ के अगर समझा जाए तो ये क्या है, सेंसिटिविटी जो होता है चेंज जो दूसरे वेरिएबल्स में होते हैं उसके रिलेशन को हम लोग देखते हैं कि अगर किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट वेरिएबल पे। जैसे कि बेसिकली हम लोग ज़्यादातर जो है वो चेक करते हैं क्या कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो रिलेटेड जो है वो किससे होता है, चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स के होता है। जैसे कि प्राइस, एक प्राइस को लिया जाता है मेन फैक्टर, बाकी बहुत सारे अदर भी फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम लोगों का डिमांड जो है वो चेंज होता है। In a business and economy, price elasticity refers to the degree of which individual customer or a producer changes their demand for another amount supplied in response to the
रिस्पॉन्स टू प्राइस और इनकम चेंज। अब ये चेंज जो है वो प्रोड्यूसर की तरफ से भी हो सकता है, ये चेंज जो है वो कस्टमर की तरफ से भी हो सकता है। अगर प्रोड्यूसर को भी लग रहा है कि प्राइस में चेंज हो रहा है या फिर कस्टमर के इनकम में चेंज हो रहा है, तो वो भी अपना सप्लाई को जो है वो बदलेगा। उसके प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसको अपना सप्लाईज को जो है वो बदल देगा। कस्टमर का जो है वो इनकम है या फिर बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड जो कि मतलब कि क्या बोलेंगे, एक तरीके का प्रभाव जो है वो डालते हैं किसी भी चीज़ का डिमांड को चेंज करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के जो वेरिएबल्स जो होते हैं जिनके वजह से हमारा डिमांड या फिर सप्लाई में जो चेंजेस होता है उसके रिस्पॉन्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे हम लोग नापने की कोशिश करते हैं ना कि एक वेरिएबल से हमारे चेंज में एक कोई भी एक वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है, उसके वजह से हमारे डिमांड में या फिर सप्लाई में एग्जैक्टली कितना % का चेंज हो रहा है। जैसे कि सपोज़ कीजिए इनकम बदल गया या प्राइस बदल गया या फिर कंज्यूमर का मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी होता है हम लोगों का, फिर और भी इस कॉम्पिटिटर्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन वगैरह का, मार्केट का भी असर होता है क्योंकि बहुत सारे मार्केट्स में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मार्केट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे चेंजेस जो है वो हम लोगों को इलास्टिसिटी बिल्कुल नाम मात्र का देखने को मिलता है। तो इस तरीके के हम लोगों को जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से इलास्टिसिटी हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग जो है वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि elasticity is a economic measures of a how sensitive an economics factor is to another। एक इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो कितना सेंसिटिव है दूसरे फैक्टर के। फॉर एग्जांपल चेंज इन सप्लाई और डिमांड टू द चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड टू द चेंज इन इनकम। अब पहला यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सप्लाई या फिर डिमांड में चेंज किसके वजह से, प्राइस के वजह से, या फिर चेंज इन डिमांड किसके वजह से, तो इनकम में चेंज होने के वजह से। ठीक है। इफ डिमांड फॉर अ गुड्स और सर्विसेज रिलेटिवली स्टैटिक इवन व्हेन दैट प्राइस चेंजेस डिमांड इज सेड टू बी इनइलास्टिक। अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बदलने के बाद भी उसका डिमांड में किसी तरीके का चेंज नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो इनइलास्टिक है, यानी कि उसमें कुछ भी कर लो वो बदलने वाला नहीं है। एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। और वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा हम लोगों का, लेस देन 1 रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक गुड इंक्लूड्स क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, while inelastic goods items like food and प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। यानी कि अगर किसी तरीके का दवाई लिख दिए है किसी डॉक्टर ने तो उनका दवाई जो है आपको लेना ज़रूरी है, और इस वजह से उसका इलास्टिसिटी जो है वो मतलब कि नहीं दिखेगा हम लोगों को, क्योंकि अगर जान बचाना है तो वो दवा लेना ही लेना है। खाने के सामान में जनरली जो है वो इनइलास्टिक होते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग खाते ही खाते हैं, जैसा कि नमक है। अब आप कितना भी हो सस्ता नमक ले, महंगा नमक ले, लेकिन आपको नमक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम लोग बात नहीं करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ अगर इन जनरल मान के चल रहे हैं कि नमक का कीमत अगर 100 रुपये केजी है मान लिया, तो अगर कुछ भी चेंज हो जा रहा है मार्केट में, लेकिन नमक का प्राइस जो है वो अगर 100 से ना अगर बढ़ करके अगर 150 भी हो जाएगा तो भी नमक लोग जो है वो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारा नीड जो है वो पूरा होता ही नहीं है। अब इलास्टिसिटी हम लोगों के कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज डिपेंड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स सच एज द प्राइस, income, preference. Whenever there is a change in these variables, it causes a change in the quantity demanded for goods and services. Price elasticity of demand is an economic measure of sensitivity of demands related to the change in its price. The measure of the change in the quantity demanded due to the change in the price of a goods or services known as the price elasticity of demand. अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड का, तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के, जैसे कि हमारा प्राइस है, इनकम है, प्रेफरेंस है।
अगर किसी तरीके से चेंज होता है इन वेरिएबल्स में, तो इसके कारण हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो गुड्स और सर्विसेज का है वो भी बदल जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक इकोनॉमिक मेजर है जिसमें कि हम लोग मतलब कि सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड को जो है वो देखते हैं किसके चेंज की वजह से, प्राइस में चेंज की वजह से। द मेजर्स ऑफ change in the quantity demanded due to the change in price of goods or services is known as the price elasticity of demand। अगर उसमें प्राइस के वजह से किसी तरीके का चेंज हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का जैसे कि यहाँ पे प्राइस में चेंज हुआ है तो चेंज को हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी से नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग किसके देखेंगे, इनकम में चेंज के वजह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या डिमांड में चेंजेस जो है वो देखने को आ रहे हैं। अब यहाँ पे इनकम यहाँ पे हम लोगों का इनकम जो है वो दो तरीके से जो है वो बदल सकता है। वो हम लोगों का रियल इनकम में चेंज या फिर किसी भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ quantity demanded for a certain goods to change in real income of consumer who buys this good। अगर उसका एक्चुअल इनकम में, जैसे कि बहुत सारे होता है ना कि अगर किसी तरीके का किसी सामने वाले प्रोडक्ट का अगर प्राइस गिर गया है तो आपका एक्चुअल इनकम अगर 100 रुपये भी थे ना तो भी आपका पहले का बाइंग कैपेसिटी सपोज कीजिए 2 यूनिट खरीदने का था, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ही गिर गया तो आप उसका 3 यूनिट खरीद पा रहे हैं। तो आपका एक्चुअल इनकम नहीं गिरा लेकिन आपका परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पे रियल इनकम का बात कर रहा है, ठीक है। इस इनकम का रिलेटिव इनकम का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रियल इनकम का बात कर रहा है कि अगर रियल इनकम में चेंज हुआ है और उसके चेंज होने से अगर हम लोग इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी के कैटेगरी में लाएंगे। कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अदर थिंग को कांस्टेंट मान के चलेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने ये मान ही नहीं रहा कि इस तरीके का सिचुएशन जो है वो हो भी सकता है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट की। बाकी सभी चीज़ों का प्राइस का क्या है, बाकी सभी चीज़ों का प्राइस क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द इनकम। इसका भी अगर फॉर्मूला का बात करें तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा आई हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग जब फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं देखिएगा हमेशा क्यू जो है वो डेल्टा वाला ऊपर में रहता है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी बाय इनकम यहाँ पे रहे, ठीक है। विच इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यू कैन टेल इफ अ पर्टिकुलर गुड रेस्पॉन्स इन नेसेसिटी और लग्जरी। हम लोग इनकम इलास्टिसिटी के देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो हमारे लिए नेसेसिटी है या लग्जरी है, ठीक है ना। यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम लोग क्या देखते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो 1 के करीब करीब है ना, यानी कि 1 के इक्वल है या 1 से कम है, यानी कि वो हमारे लिए क्या होता है, नेसेसिटी हो जाता है, ठीक है। और जो 1 से ज़्यादा होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लग्जरी होता है, यानी कि वो हमारे लिए अगर हमारे लाइफ में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी रहेगा ना तो चलेगा। और यहाँ पे इसलिए हमारे इनकम का जो है इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे लग्जरी पे, क्योंकि हमारा जैसे ही इनकम घटता है ना हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना लग्जरी को कम करते हैं। नेसेसिटी को हम लोग कम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमको कंज्यूम करना ही करना। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, cross elasticity of a demand in an economic concept that measures the responsiveness in the quantity of demanded of one good when the price of another good changes। एक गुड के प्राइस में चेंज होने से, गुड 1 के प्राइस में चेंज होने से गुड 2 के क्वांटिटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको हम लोग मेजर करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। इस गुड 1 का प्राइस है तो गुड 2 का यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है, इस तरीके के गुड्स को जो हम लोग कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी के रूप में हम लोगों का आता है। ऑल्सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी करते हैं। दिस मेजर्स द कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द परसेंटेज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी चेंज इन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। एक गुड के क्वांटिटी में चेंज होने से, चेंज इन क्वांटिटी बट व्हाट, गुड 1 बाय चेंज इन प्राइस ऑफ व्हाट, गुड 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी।
प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस टू द सप्लाई ऑफ अ गुड और अ सर्विस विच are after a change in the market price. According to the basic economic theory, the supply of goods will increase when its prices rises. Conversely, the supply of a good will decrease when its prices decreases. यहाँ पे हम लोग सप्लाई के बारे में बात करें कि सप्लाई का जो है वो इलास्टिसिटी कैसा जो है वो रहेगा। तो सप्लाई भी जो है ना वो हमारी डिमांड की तरह ही चलता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई का चेंज देखते हैं कि सप्लाई का जो है वो गुड का वो कैसे जो है वो चेंज करेगा मार्केट प्राइस के बदलने के वजह से। इसके अकॉर्डिंगली कि सप्लाई जो है एक गुड का जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जब उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा कि सप्लाई जो है किसी प्रोड्यूस का वो गिर जाएगा अगर उसका प्राइस जो है वो गिर जाता है। अब देखिए डिमांड और सप्लाई कर्व का सप्लाई का जो कर्व होता है वही बता देता है कि हमारा क्या, जैसे कि डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, ऐसे नेगेटिव स्लोप होता है। सप्लाई कर्व हमारा क्या होता है, इस तरीके से पॉजिटिव होता है। यानी कि पॉजिटिव रिलेशन कब बन रहा है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी क्या हो रहा है हम लोगों का इंक्रीज हो गया, इसलिए हम लोग क्या हो गया, दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, निगेटिव रिलेशन तो होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज किया तो हमारा क्वांटिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए हमारा क्या है, इस तरीके का नेगेटिव स्लोप होता है। यहाँ पे उल्टा चलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या है, दोनों साथ साथ सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, इसलिए हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का इलास्टिसिटी जो है वो 5 तरीके का हो सकता है। जब इलास्टिसिटी बिल्कुल ज़ीरो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो इनइलास्टिक है। ग्रेटर देन मतलब कि 1 से छोटा है अभी तक में तो ये क्या है, हमारा हाईली इलास्टिक है। जब इक्वल टू बिल्कुल 1 होता है तो परफेक्टली इलास्टिक हम लोग जब इन्फिनिटी में होता है, इन्फिनिटी का साइन अब बहुत जगह ये भी देखेंगे, जब ये इन्फिनिटी का साइन रहता है तो परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। यूनिटरी इलास्टिक जब इक्वल टू 1 होता है, और लेस इलास्टिक जब हम लोगों का इलास्टिक होता है लेकिन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इनफाइनाइट के भी करीब करीब नहीं चला जाता है। यानी कि आप इसको समझने के लिए कर सकते हैं क्या कि इलास्टिक है, इक्वल टू 1 है। अब एक तो हम लोगों के इधर मूव करेगा पॉजिटिव में, एक हमारा ग्राफ की तरफ से हम लोग समझ के चलेंगे, एक इधर हम लोग को चलेगा इनफाइनाइट में। जहाँ पे हम लोगों का ये 1 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे यूनिट इलास्टिक। जहाँ पे इक्वल टू 1 है ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट इलास्टिक। जहाँ पे मेरा 1 से बड़ा है तो ये मेरा क्या कहेंगे, इसको इलास्टिक कह लीजिए या हाईली इलास्टिक कह लीजिए या क्या बोलेंगे उसको, रिलेटिव इलास्टिक कह लीजिए। लेकिन यहाँ पे ये हम शब्द इस्तेमाल करेंगे इसको कि ये इलास्टिक है। और जहाँ पे ये इनफाइनिटी वाला हो गया ये मेरा क्या हो जाएगा कि ये मेरा इनफाइनाइट इलास्टिक है। ये मेरा क्या है, इनफाइनाइट इलास्टिक है। और अगर इसी के दूसरे साइड अगर नेगेटिव साइड में अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले इससे पहले मेरा क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा, है ना। इन या फिर लेस इलास्टिक बोल लीजिए या फिर इन इलास्टिक बोल लीजिए, इन इलास्टिक, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल ये 0 के हो जाएगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक यहाँ पे नाम हो जाता है। क्या होता है मेरा इसका यहाँ पे, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहाँ पे एक तरफ में मेरा 0 होता है, एक तरफ में मेरा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी यानी परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे मेरा परफेक्टली इन इलास्टिक 0 वाला में, बीच में यहाँ पे इन इलास्टिक होता है, इधर मेरा इलास्टिक होता है, और एक मेरा क्या होता है, यूनिट इलास्टिक होता है। बेसिकली बस 5 ही है, याद रखने का ये तरीका हो गया। अब इलास्टिसिटी को जो है वो हम लोग मेज़र करते ही क्यों हैं, ताकि हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड में पता चल सके कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे प्रोडक्ट्स का कितना इलास्टिसिटी जो है वो चल रहा है। फॉर्मूलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखने के लिए भी हम लोग इलास्टिसिटी को देखते हैं। फैक्टर प्राइसिंग के लिए भी हम लोग इलास्टिसिटी को चेक करते हैं। डिसीजन जो मोनोपोलिस्ट लेते हैं उसके लिए भी इलास्टिसिटी को चेक किया जा सकता है। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एंड एमिट्स प्लेंटी। अब जहाँ पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अवेलेबल है या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कमी है, इस चीज़ को भी मेज़र करने के लिए हम लोग जो है वो इलास्टिसिटी को जो है वो ध्यान में देते हैं। तो यहाँ तक में मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि आखिर इलास्टिसिटी है क्या। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे मैंने बस ना इसको इलास्टिसिटी का जो है वो बस थ्योरी लिया है,
नेक्स्ट यहाँ पे एक और मैं क्लास सोच रही हूँ कि शेड्यूल करूँगी, जिसमें मैं आपसे बात करूँगी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट जो न्यूमेरिकल्स मेजर्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे 4-5 अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज़ होते हैं इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए। उन सभी के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ में मैं एक और वीडियो लाऊंगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा, तब आपका इलास्टिसिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस जो है वो आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए भी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कम बैक अगेन।